अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की पहले से ही मुखालिफत कर रही है और अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जिनके हवाले से आम तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, लेकिन अब उनके सियासी तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। गो कि अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती कमेटी के हालिया इजलास में शरीक थे, लेकिन वो भी किसी मुमकिन ऑपरेशन के हवाले से वही मौक़िफ़ अपना रहे हैं जो PTI का है। वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन की साफ मुखालिफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तुरंत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर इस मुतालिक क्या कह रहे हैं, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। यानी वो एक तरफ ऑपरेशन से साफ इनकारी हैं, तो वहीं कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर भी तनकीद कर रहे हैं। यहाँ तक कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी उन्होंने सिविल मिलिट्री क़यादत के सामने वही मौक़िफ़ रखा जो PTI का मौक़िफ़ है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आपने हमारी पार्टी का वजूद ख़त्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का कहना था कि एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी का शिकार है, उसका वज़ीर आला इजलास में सूबे में होने वाली दहशतगर्दी का जवाब देता रहा और कहता रहा कि इस दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जिन लोगों ने 9 मई किया और जो वहाँ मौजूद थे उन्हें सज़ाएँ मिलनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब अली अमीन गंडापुर ने इस अहम इजलास में, जिसमें आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पार्टी की वजूद ख़त्म होने का इल्ज़ाम लगाया है, जो इस बात का इंदिया दे रहा है कि शायद अली अमीन गंडापुर अब अपनी पोजीशन वाज़े कर रहे हैं और वे तासुर दे रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। या दूसरा पहलू ये हो सकता है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अब उनकी वज़ारत आला की कुर्सी ख़तरे से दो चार है और मुमकिन तौर पर उन्हें इस कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए अब वो फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं और वाकिफ़ाने हाल तो पहले से ये पेशगोई कर रहे हैं कि ये दीवार पर लिखा जा चुका है कि अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला नहीं रहेंगे, क्योंकि इदारे उनके एहतजाज और जलसों को लीड करने पर उनसे ना लाएं। और शायद यही वजह के लिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद साफ पोजीशन अपना रहे हैं, जबकि हुकूमत का मानना है कि अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती के कमेटी के इजलास से मुताल्लिक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। वो पॉलिसी बनती, जेट ब्लैक टेररिस्ट जो थे, मतलूब थे पूरी दुनिया को, वो दोबारा उनको पाकिस्तान में बसाया जाता, आज के दिन के ये हालात पैदा होते। KP CM जो है वो पिछले 2 दिन से उसी मीटिंग के बारे में कुछ बयानात दे रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सलामिये में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मैं बिल्कुल वाजे तौर पे ये बताना चाहता हूं, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि हमें बैरूनी तौर पे इतने खतरात का मुकाबला नहीं है जितना अंदरूनी तौर पे हमें कमजोर करने की कोशिशें की जा रही। और ये हमारे जो नाअकबद अंदेश दोस्त हैं, ये अपनी सियासत के आड़ के अंदर पाकिस्तान में जिस तरह का इंतशार और जिस तरह का फितना और फसाद बर्पा कर रहे हैं, वो किसी हालत में भी काबिल कबूल नहीं है। यानी हुकूमत दहशतगर्दी बढ़ने का इल्ज़ाम PTI की हुकूमत की पॉलिसीज़ को करार दे रही है। और तलाल चौधरी यहाँ तक कह रहे हैं कि कोई नया ऑपरेशन नहीं होने वाला, जबकि मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नागुज़ीर है। तो इस एतबार से देखा जाए तो हुकूमत के अंदर भी ऑपरेशन को लेकर एक कन्फ्यूजन तो है, लेकिन हुकूमत ये इल्ज़ाम PTI पर लगा रही है कि वो इस इजलास के हवाले से अबहाम पैदा कर रही है। हुकूमत यह दावा भी कर रही है कि PTI ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत ना करके अपना सियासी नुकसान किया है और वो खुद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामलात को ले आई। और यहाँ तक कि अब एक बार फिर से PTI पर पाबंदी लगने की बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन फिलहाल हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। अलबत्ता राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि PTI ने कौमी सलामती कमेटी शिरकत ना करके अपने ऊपर तमाम दरवाजे बंद कर लिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सूबाई वजीर मीना खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मीना खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जब हुकूमत ने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया ऑपरेशन से मुताल्लिक, या कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर ऑपरेशन मुताल्लिक कोई बात हुई नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे प्रीएम्प्ट क्यों कर रही है? वो ऑपरेशन की बात करके बार बार कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। देखिए, जैसे आपने तमहीद में कहा कि इनका एक वजीर कुछ और कह रहा है, दूसरा वजीर कुछ और कह रहा है, इसी तरह जो है पहले भी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी और उसके नतीजे में भी एक बयानिया निकला था जिसमें ऑपरेशन का जिक्र किया गया था और जिसका कैटेगोरिकली तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया था, चेयरमैन इमरान खान साहब ने, पूरी पार्टी ने, कि हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का की मीटिंग बुलाई गई थी, इसके अंदर भी जो स्मेल आ रही है वो यही है और जिसके ऊपर वज़ीर आला साहब ने बड़ा क्लियर भी किया है कि अगर किसी की भी ये सोच है
कि वो यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, तो हमें पहले ये आदाद शुमार तो बताएं कि जिससे पहले जो ऑपरेशन हुए हैं उसका क्या नहीं, लेकिन मीना खान आउटकम साहब, अली अमीन निकला है। गंडापुर साहब तो खुद कौमी सलामती कमेटी इजलास में थे, उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। इजलास के अंदर तो ऑपरेशन मुतालिक बात नहीं हुई, तो गंडापुर साहब ये बात क्यों कर रहा है? कल अली अमीन साहब ने एक टॉक शो के अंदर मुतालबा भी किया कि आप जरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स की तमाम फुटेजेस निकाले ताकि पता लगे। यही तो ये बहाम है ना। देखिए, अली अमीन साहब तो वहां पे मौजूद थे, लेकिन ये जो वज़रा बात कर रहे हैं ये भी तो वहां पे मौजूद थे। जब एक वजीर कह रहा है कि ऑपरेशन होना चाहिए, हम ऑपरेशन करके दिखाएंगे, और दूसरा ये कह रहा है कि वहां पे ऑपरेशन जो है वो हम नहीं कर नहीं, रहे। लेकिन वजीर तो की ये उस बहाम है गुफ्तगू की कि क्या हैसियत है जब इस कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिये में कहीं भी किसी भी जगह पर ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं है? देखिए, ये इनिशियली तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टीज को भी इसके अंदर बुलाया गया था, दावत दी गई थी, और इनकी कोशिश यही थी कि अगर ऐसा कोई चीज़ हम करने जा रहे हैं तो उसका मलबा अपोजिशन जमातों के ऊपर भी आया जाए। लेकिन अपोजिशन जमातों ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर जितनी जमातें हैं बाशमूल PTI, उन्होंने अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि जब तक तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती और वहां से हमें क्लियर डायरेक्शंस नहीं दी जाती, तब तक जो है हम इसके अंदर नहीं बैठ सकते। और यही खदशा था कि खुदा ना खास्ता ये जो है इस तरफ जा सकते हैं। और कल को देखे, जो हुकूमत फॉर्म 47 के ऊपर बनी हो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और उससे आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई भी वो कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है कि नहीं, वो कोई भी लेकिन एलानिया इन निकाल कयास सकते हैं। आराइयों से जो आप कर रहे हैं, कंफ्यूजन तो पैदा हो रही है। और राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट हमने सामने रखा कि आप खुद अपने आप को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले आए। जी, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी हमने आपके सामने रखा। वो कहते हैं कि ये करके कौमी सलामती कमेटी इजलास में सबसे पहले तो शिरकत नहीं की, उसके बाद जो कंफ्यूजन पैदा की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले आई है। मीना खान साहब, देखिए पहले सबसे पहले जो है राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो लोग शामिल नहीं हुए वो पाकिस्तान दुश्मन है। तो फिर तो इस हवाले से अगर इस इबारत को आप सही मान ले तो सबसे पहला फिर तो नवाज शरीफ दुश्मन है, अगर इस हवाले से आप बात करते हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात जो है वो राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग या ये जो जाली हुकूमत है ये डिसाइड नहीं करेगी। ये जो है पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी को डिसाइड कर चुकी है कि वैसे मीना खान साहब, आज पूरी PTI, मतलब मैं ये गुज़श्ता 2 रोज से देख रहा हूँ, कम से कम हमारे शो में मुसलसल ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आए। नवाज शरीफ साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं नवाज शरीफ को, बानी PTI को और मौलाना फजल रहमान को, आसिफ जरदारी साहब को एक जगह पर बैठना चाहिए, एक छत तले जमा होना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। आज पूरी की पूरी PTI नवाज शरीफ का जिक्र कर रही है, नवाज शरीफ और बानी PTI को साथ बिठाने की बात कर रही है। कल आपकी सारी पॉलिटिक्स इसी नवाज शरीफ के अगेंस्ट थी, आज आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, उनको बुलाना चाहते, उनके साथ बैठना चाहते हैं। तो ये कोई तब्दीली है या ये यू टर्न है, ये कोई बदलाव है, क्या है सर? हम बिल्कुल भी उनके साथ नहीं बैठना चाहते और ना किसी ने ये बात की है। सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि इनके अपने थॉट्स के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि एक तरफ कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वालों ने शमूलियत नहीं की तो वो पाकिस्तान दुश्मन है, और जिस के नाम पे इनकी अपनी पार्टी बनी है वो उसके अंदर शमूलियत नहीं करता तो वो फिर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, फिर तो वो भी पाकिस्तान दुश्मन हुआ, फिर तो वो भी गद्दार हुआ। अगर इस बुनियाद पे आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे, हमें कोई शौक नहीं है उनके साथ बैठने का। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि ये जो हुकूमत बैठी हुई ये भी जाली है, तो जाली हुकूमत के साथ बैठ के, जाली मैंडेट वालों के साथ बैठ के तो कौन तो फिर हमारे ऊपर भी थूकेगी कि आप कैसे इनके साथ बैठ सकते हैं। देखिए, बानी PTI के लिए, अपने असीरान की रिहाई के लिए आप हुकूमत के साथ बैठे, इसी जाली मैंडेट, सो कॉल्ड जो आप कहते हैं ना जाली मैंडेट की गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, आप इनके साथ बैठे किस लिए? बानी PTI के लिए, अपने कैदियों की रिहाई के लिए, 26 नवंबर 9 मई के ऊपर। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के अंदर दहशतगर्दी जैसे बड़े चैलेंज के ऊपर आप हुकूमत के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बैठे, सिविल और अस्करी क़यादत बैठी हुई है, वहां पर दहशतगर्दी के मसले पर बैठने को तैयार नहीं, वहां भी बानी PTI की और कैदियों की बात कर रहे हैं। देखिए, हम वहां पे भी पाकिस्तानियों के मैंडेट के लिए बैठे, पाकिस्तानियों ने जिनको मैंडेट दिया वो मैंडेट की वापसी के लिए, और जिनके खिलाफ आईन पाकिस्तान को पांव तले रौंद कर गैर कानूनी तौर पे जो है कैद के अंदर डाला हुआ है उस लिए बैठे। यहाँ पे भी हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं बैठ रहे, चूंकि तहरीक इंसाफ के कायद बानी इमरान खान साहब हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर वही चलता है, पॉलिसीज के अंदर जो इमरान खान का फैसला होता है।
हमने ये शर्त रखी कि इमरान खान से हमारी मुलाकात कराई जाए, क़यादत की मुलाकात कराई जाए और वहां से जो पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक जो है हम बैठ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान से तो इनको डर लगता है, इमरान खान की झलक से, इमरान खान की स्टेटमेंट से, तो ये किसी भी तौर पे जो है इसके लिए तैयार नहीं थे कि इमरान खान को से मिलने दिया जाए। लिहाजा इस बुनियाद पे जो ये शिरकत ना हुई। वजीर आला साहब जो है वो आईनी कैपेसिटी में वहां पे गए, वहां पे उन्होंने बात की और वही जो देखे, आप रूट कॉज को देखें कि रूट कॉज क्या है। आप इस वक्त पाकिस्तान को के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक जो है आप इसके अंदर ये तमाम सर, जो ये इश्यूज हैं, पॉलिटिकल मसले हैं, ये आप solve नहीं इंस्टेबिलिटी कर सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा रोल भी तो प्ले करना पड़ेगा ना। नहीं, लेट मी कंप्लीट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जब आपके अवाम के मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में बैठेंगे। इस वक्त आपका वजीर आजम जो है फॉर्म 47 पे है, आपकी वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 पे है, आपकी सारी कैबिनेट फॉर्म 47 पे है। जब अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब ही नहीं किया तो उनके फैसले क्या मानेंगे? इनके फैसले जो है, जब तक अवाम को आप अपने साथ शामिल नहीं कराते, आप जितने भी पॉलिसीज लेके आए, जितने भी ऑपरेशन लेके आए, जितने भी चीजें लेके आए, वो कामयाब नहीं हो सकती। लिहाजा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब फॉर्म 45 के लोगों को आप असेंबली में बिठाएंगे। ये कहना तो बहुत आसान है। इसके लिए अमीना खान से मेरी बात सुन लेना सर, हुआ है उसको आप लाएंगे। देखिए, इसके लिए एक प्रोसेस मौजूद है ना, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जो है वो प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। इस हवाले से और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी, अदालती प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये कहना कि पूरे का पूरा मुल्क जैम कर देंगे, हॉल्ट कर देंगे, बैठेंगे नहीं, नेशनल सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर भी नहीं बैठेंगे, तो ये तो गैर संजीदगी नहीं है। तो क्या है? इलेक्शन एक्ट के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि 180 दिन के अंदर फैसला होना है ट्रिब्यूनल्स के अंदर एक केस का। आज आपको पता है कि 180 दिन तो छोड़े, 365 दिन भी गुजर चुके, 1 साल भी गुजर चुका। एक ट्रिब्यूनल का मुझे डिसीजन बताएं कि वहां पे किसी ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया हो। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो आपने जो हशर नशर कर दिया है वो आप देखिए। यही जो असीरान की बात है, जो इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला हुआ है, उसके अंदर क्या इंसाफ वाले क्या कर रहे हैं? तो आप क्या इंसाफ की बात कर रहे हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी जो एक है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और हुकूमत के दरमियान, फ्रैंकली स्पीकिंग मीना खान साहब, दिए गए। देखिए, ये सब कुछ एक तरफ, आप कहते हैं हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, इनलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसकी लेजिटिमेसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उसी हुकूमत से आप ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आप कैदियों को रिहा कर दें, तो ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल भी हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल करने दे। हम ये कहते हैं कि हमें अपने कायद से मिलने दें। हम ये कहते हैं कि जो सुपरडेंट का किरदार है वो सुपरडेंट को करने दे, कहीं कोई और बैठ के जो है उसकी जगह ऑर्डर पास ना करे। हम ये कहते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी के घर ना तोड़े। हम ये कहते हैं किसी के बच्चों को ना उठाए। हम ये कहते हैं MNAs को अगवा ना करे। हम तो ये कहते हैं। हम कहाँ कहते हैं कि आप लोग, हम अभी भी कहते हैं लेट जस्टिस प्रिवेल। अगर जस्टिस कानून प्रिवेल करेगा तो आई एम डेड श्योर कल जो है इमरान खान साहब भी, बुशरा बीबी, शाह महमूद साहब, तमाम वज़ीरान बाहर होंगे। आप देखें ना, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का एक भी ऐसा कारकुन नहीं होगा जिसके ऊपर आपने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है मुकदमे दर्ज ना कराए हो। अब वो पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स के अंदर है, जिन्होंने शायद पिस्तौल भी नहीं देखा होगा, मेजॉरिटी ऑफ देम, वो उनके ऊपर आप ATC कराने जा रहे हैं। किस लिए जी? वो सड़क पे निकले थे, तो सड़क पे निकलने के लिए आप ATC के पर्चे आप उसके ऊपर कराते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो आप बातचीत करें, बातचीत आप हुकूमत से नहीं करना चाहते थे, चलिए यहाँ पर तो मिलिट्री क़यादत बैठी हुई थी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठे थे, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आप उनसे बात करते बराह रास्त। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि आप एजिटेशन करें, आप कोई मैस मोबिलाइजेशन करें, ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस बना लेते, लेकिन वहाँ पर भी कोई कामयाबी नसीब नहीं हो रही। मौलाना लगता है कि 180 डिग्री का टर्न है, PTI बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ी हुई है। उधर हुकूमत से तो बातचीत खत्म हुई थी, यहाँ पे आपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी नाराज कर दिया, तो क्यों अपने आप को पॉलिटिकली आइसोलेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास इस वक्त भी दोनों ऑप्शन मौजूद है और ओपन है। मुज़ाकरात का ऑप्शन भी ओपन है और एजिटेशन का ऑप्शन भी ओपन है, लेकिन हम मानी खेज मुज़ाकरात चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि वो जो है सिर्फ इंगेज रखे और जो है वो सिंसियरिटी ना हो। देखिए, हमने तो बड़ी मिनिमम पॉइंट एजेंडा, आपको भी मालूम है, उनके सामने रखा था और हम चाह रहे थे कि उसके अंदर वो कोई पॉजिटिव वो सिग्नल दे, इशारा दे, वो ऐसे इकदाम करे कि जिससे हमें पता लगे कि उसके अंदर वो संजीदा है। तो हम अब अभी बैठने के लिए तैयार है, लेकिन ये है कि वो संजीदा हो, नंबर 1। नंबर 2,
एजुटेशन वाला वो हमें आईन ने हक दिया है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हमारा ग्रैंड अलायंस बने, और अगर तो हमारी कोशिशों की कामयाबी होगी, अदरवाइज भी इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ ईद के बाद अपना एहतजाज का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करने लगी बहुत है बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पीना खान साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वफाकी हुकूमत से जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज है, वहीं पर अहम इत्तेहादी MQM के तेवर भी बदले बदले हैं। आंखें माथे पे रख चुकी है, हुकूमत को तड़ी लगा रही है, धमकी दे रही है। MQM का क्या प्रॉब्लम है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत को भी इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़े रखने के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हुकूमत, सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी, मुसलसल हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, तो वहीं MQM भी वादे पूरे ना होने पर हुकूमत से अलहदगी के इशारे दे रही है। MQM ने वफाकी हुकूमत से नाराज़गी का इशारा देते हुए हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन में बैठने का इंदिया दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब MQM किसी हुकूमत से नाराज़ हो रही है। इससे पहले भी वो कई अहम मौक़े पर हुकूमत के साथ इत्तेहाद करती और तोड़ती हुई नजर आई, और यही वजह है कि MQM के हवाले से ये तासुर उभरता है कि वो इक़्तिदार में फ़ायदे के लिए शराकत करती है, और जब मतलब पूरा होता है इत्तेहादियों से राह जुदा करने की धमकी देने लग जाती है। ये हकीकत है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाली आखिरी जमात MQM ही थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए घर भेज दी गई। लेकिन अब की बार मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर MQM हुकूमत से ख़ुद को अलग करती है तो हुकूमत की कौमी असम्बली में 22 नशस्तें कम हो जाएंगी, यानी हुकूमत के नंबर गेम मुतासर ज़रूर होगी, लेकिन हुकूमत का वजूद बरकरार रहेगा। अलबत्ता हुकूमत पर यह दबाव ज़रूर होगा कि कहीं इसके मज़ीद इत्तेहादी इसका साथ ना छोड़ जाए, और ये दबाव इसलिए भी हुकूमत पर बरकरार रहेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नरम तो कभी गर्म रवैया रखे हुए है। यही वजह है कि हुकूमत इस दबाव को महसूस करते हुए MQM से अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बेहतर बनाने के, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। और ज़रा MQM की जानिब से इजहार नाराज़गी के बाद वफाकी हुकूमत ने पार्टी रहनुमाओं से रब्ता कर लिया है, जिसके बाद वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और MQM वफ्द में जूम लिंक के ज़रिए मुलाकात होगी। और ये मीटिंग जूम लिंक पर इसलिए होगी क्योंकि इस वक्त एहसन इकबाल वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब में मौजूद है। अब ये जो रिजर्वेशन है, कंसर्न्स हैं, वो किस नौयत के हैं और दूर हो सकते हैं ईजीली। MQM कैन जस्ट गेट अवे विद दिस, या वफाकी हुकूमत कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दीज इशूज़ दैट गवर्नमेंट इज सराउंडेड विद। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद है, MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम बिजी स्केड्यूल। ये बताइएगा कि MQM के कंसर्न्स एट दिस पॉइंट इन टाइम वफाकी हुकूमत से क्या बहुत शदीद नौयत के हैं कि मामला यहाँ तक, नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि आपको कहना पड़ा कि हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, एक हालात होते हैं बहुत ही हंगामी किस्म के, जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मौका था, तो हमने उस वक्त गैर मशरूत जो हुकूमत ने कहा, और बिल में कुछ तरामीम जरूर हुई और हमारे कहने से भी उसमें से कभी जो सख्त बात थी वो निकाल दी गई, लेकिन बहरहाल हमने बगैर क्यों शरा किए अपनी जो बुनियादी हमारी चीज़ें तय हुई थी उनको याद दिलाए बगैर हमने सपोर्ट किया ना, और हमने वोट दिया। अब क्योंकि हाल में 1 साल भी मुकम्मल हो गया है हुकूमत को, और एक बजट भी होने वाला है 2-3 माह में, और अगला बजट जून में उसका अनाउंसमेंट होगा, वो पास होगा। तो अब जाहिर कुछ ऐसी बातें थी जो कम इसे ख्याल में होनी चाहिए थी। सबसे पहले आईनी तरमीमी बिल है MQM का, 27वां आईनी तरमीमी बिल है। PMLN ने उस पर हमारे साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मफाहिम की याददाश्त पे दस्तखत किए थे ना, और वो मुकम्मल तौर पर मुतफ़िक़ है हमारे उस बिल की अहमियत से कि इसके बगैर अब पाकिस्तान, इतनी बड़ी आबादी वाले पाकिस्तान को हम नहीं चला सकते। या तो नए इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, या फिर ये है कि बल्दियाती इदारों को, शहरी और मकामी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार, बावसीला और मौसर और खुद मुख्तार होना चाहिए। तो एक तो चाहते हैं कि PMLN हमारे साथ दूसरी जमातों के पास जाए और हम इसके लिए राह हमवार करें। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो कमेटी कायम हुई थी उसमें हमने JUI से, ANP से, बाप पार्टी से, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान और तकरीबन सारी जमातों से बात की। पीपल्स पार्टी जो है वो अभी हमारे इस बिल की जो कंटेंट या इसका जो मकसद है
वो इससे अभी तरह मुत्तफिक नहीं है। तो बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ये शिकवा आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कंसर्न्स रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? नहीं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारे बिल को जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो हमने कौमी असेंबली और सेनेट में डाल दिया है और वो मुताल्लिका मजलिस कायमा के सामने है, हम तो ये कहते हैं कि उस बिल को आप वोटिंग के लिए कौमी असेंबली के फ्लोर पर ले आए और सेनेट के भी फ्लोर पर ले आए। और अगर जो क्या अक्सरियत नहीं मिलती, देखिए ना, इसमें पीटीआई की भी आजमाइश है। पीटीआई बहुत ज्यादा इस बात के हक में रही है कि मकामी हुकूमत शहरों को, बल्दियाती इदारों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए, वसाइल दिए जाए। तो मेरे ख्याल में प्रिंसिपली और उसूली तौर पर तो वो हमारे इस बिल की मुखालफत नहीं करेंगे, उनका भी इम्तिहान होगा। तो अगर ये वोटिंग कराया जाए और अगर नहीं पास होगा तो हम कौम के सामने ये बात तय हो जाएगी कि वो कौन सी सियासी जमातें हैं जो सियासत को पॉलिसी सियासत रखना चाहती हैं, वडेरों, जागीरदारों। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे इंटरेस्टिंगली आपकी बार एमक्यूएम को बहुत ज़्यादा जल्दी नाराज़ नहीं होने लगी? अमूमन होता है, ये पैटर्न नहीं होता है दूसरे तीसरे साल में जाके ये ट्रेंड देखा गया है। पीटीआई दौर में भी कुछ इसी तरह से था। जरा जल्दबाजी नहीं करती एमक्यूएम ने इस बार? देखिए, नहीं, दूसरा इसमें हमारी शिद्दत इस बात से भी आई है कि 15 अरब रुपए हमें जो पर महीने 1 अरब रुपया कराची अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जो मिला है ना, अर्बन पैकेज, कराची अर्बन पैकेज। जब 9 महीने हो गए भाई, ये मार्च का महीना चलता है इस बजट को नाफिज हुए हुए, जारी हुए हुए, और 3 महीने में अगला बजट आ जाएगा। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन सी वजारत इन कामों की निगरानी करेगी। अगर हाउसिंग की वजारत करेगी तो वो नोटिफिकेशन होना है कि हाउसिंग की वजारत को जो है वो PIDCL का शोबा दे दिया गया है, जो कि कम कराची के अर्बन पैकेज या तरक्याती कामों का पैकेज है, उसकी निगरानी वो करेगी, उनके थ्रू ये सारे काम हों। अभी तक यही तय नहीं हो रहा, फिर बजट रिलीज नहीं हो रहे, इसके फंड्स रिलीज नहीं हो रहे। तो जाहिर है कि ये हमारी लोग कह रहे हैं कि भाई मौलाना फजलुर रहमान ने कम से कम 8 चक्कर तो लगवाए थे ना अपने दरवाजे के, अपने घर उनके आते रहे, PMLN वाले, बिलावल भुट्टो आते रहे, सब आते रहे, लेकिन आपने तो खामोशी से जो है वो कबूल कर लिया जो बिल आया। यानी अब आप भी हुकूमत के चक्कर लगवाना चाहते हैं कि एमक्यूएम के हाँ हुकूमत चक्कर लगाए, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड ये है कि जूम लिंक पे एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे, एमक्यूएम वफ्द के हमरा को मीटिंग करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मीटिंग से गुजारा हो जाएगा या फिर वफाकी हुकूमत को या वफाकी वज़रा को चल के एमक्यूएम के पास आना पड़ेगा, ये चक्कर लगाने पड़ेंगे तो मसला हल होगा? देखिए, असल में तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग होगी ना, और वहाँ पर इंशाल्लाह जो तय होगा, बात ये है कि अगर चलें, मैं समझता हूँ कि जानबूझकर PMLN हमारे मामला से काफिल नहीं है, लेकिन गफलत तो बरत रही है ना, अनजाने में, अपनी दीगर मसरूफियात में, अपनी दीगर तरजीहात में। तो देखिए, अब ये दहशतगर्दी के सनेहात हो गए के में, बलूचिस्तान में, उन्होंने फिर से सर उठाया है। अब उसके लिए यकसोई से आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ टाइम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ तरह के हालात रहेंगे ना। सियासत तो यही है कि वक्त अली वो को किस हद तक इस्तेमाल रखते हैं, मुतमईन रखते हैं, और उन्हें भी शामिल करके उनके साथ मिलकर फैसले करते हैं, और जो उनसे वादे किए उनको पूरा करते हैं। तो यही तो तरीका होता है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस वक्त एमक्यूएम ये शिकवे गिले शिकवे कर रही है, ये वक्त गैर मुनासिब है थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त तो दहशतगर्दी के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है वफाकी हुकूमत को भी, और उस पर नेशनल कंसेंसस चाहिए। तो विद इन द गवर्नमेंट अगर इत्तेहादी जमातें ही हुकूमत से जो है वो इस मौके के ऊपर गिले शिकवे करने लगेंगी और नाराज़ होंगी, नाला होंगी, हत्ता कि हुकूमत छोड़ने तक की धमकी देने लगेंगी, तो ये गैर मुनासिब अमल है। देखिए, बच्चा भी जब रोता है ना तो माँ उसकी तरफ तवज्जो देती है ना, चाहे वो सौतेली माँ हो, सगी माँ हो। अब बड़ी पार्टियां, चाहे पीपल्स पार्टी PMLN हो, पीपल्स पार्टी ने तो ये तैया किया हुआ है कि वो अपनी मसनूई अक्सरियत को लेकर हर दफा मर्दमशुमारी में अपनी आबादी को हद से ज्यादा बढ़ाकर और कराची की आबादी को हद से ज्यादा कम करके वो अपनी इस मसनूई अक्सरियत को बरकरार रखे बिला शिरकत गैर। इसी तरह मुसलसल हुकूमत सिंध पर, वो सूबे पर रूल करते रहेंगे, और कराची के वसाइल, कराची के इख्तियारात पर भी अपना कब्जा रखेंगे, और जबरदस्ती अपना मेयर भी ले आएंगे। जैसे उन्होंने किया हल्का बंदियों में, जिस तरह उन्होंने डंडा मारा था
जिस तरह की उन्होंने उसमें साजिश की थी, तो उसके नतीजे में आपको तो पता है कि फिर क्या हुआ। और हमने बॉयकॉट किया, हम इलेक्शन लड़ते तो भी हमें पता था कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर आना था, और हमने ठीक अक्सरियत रखने के बावजूद भी कराची में हमारा रोल जो आसान भी होता, हमने कहा इस झगड़े से हम बाहर निकलते। अब ये सारी वो बातें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब PMLN ही से एक तवक्को है वाबस्ता की हमने कि वो ठीक। और जाहिर है इसमें PMLN एक गारंटर का किरदार भी अदा कर रही है, तो आप शिकवा कर रहे हैं। देखिए इमरान खान 4 साल कराची में एक दिन भी आकर रुके नहीं है, एक रात का उनका ओवर स्टे नहीं है, ओवरनाइट स्टे नहीं है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी 1 साल में वो आए, कराची को छुआ, चंद लोगों से मिले, कारोबारी बुरादरी जो बड़े लेवल की था उनसे मिले और चले गए। मतलब वहाँ कैंप ऑफिस बनाए, मेगा प्रोजेक्ट है कराची के, ये 4 है, 26 करोड़ गैलन इजाफा पानी का मनसूबा है, निकासी आग का मनसूबा है, ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्टली अभी शाहिद खान अब्बासी साहब की पार्टी अवाम पाकिस्तान, उसने MQM को सेंट्रल पंजाब, वस्ती पंजाब की सतह पर बड़ा डेंट पहुंचाया है कि आपकी सेंट्रल पंजाब की पूरी बॉडी अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई है। कितना डैमेजिंग है ये? देखिए पंजाब में जाहिर है कि अब तक हम उतना मजबूत नहीं हुए कि हम वहाँ से कोई सीट निकाले और इलेक्शन जीते। तो हमारे बहुत सारे साथी भी कभी कभी हमारी कुछ तवज्जो कम हो और कभी उनको किसी और जगह से ज्यादा तवज्जो मिले, तो वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में जाकर अगर काम करने की नीयत से गए हैं तो वो काम करना चाहते हैं। और शायद हमारी अभी जो इस वक्त जो है वो पंजाब पर हमने 7 जोन वहाँ जरूर बना लिए हैं, लेकिन अभी तंजीमी तौर पर हमारे दौरे नहीं हुए। इंशाल्लाह जब दौरे होंगे जो गए वो भी वापस आएंगे और इंशाल्लाह बड़ी तादाद में नए लोग शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। वो PMLN को गारंटर समझते हैं शायद, और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला है वो भी PMLN हल करा के दे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी आयद की गई और इस हुकूमती पाबंदी को 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। हुकूमत ने ये पाबंदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से लगाई है, लेकिन अब इस पाबंदी का मामला लाहौर हाई कोर्ट में जा चुका और आज X पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत भी हुई। सोशल मीडिया ऐप X पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान भी अदालत की रूबरू पेश। इस आम समाअत में जज साहिबान के दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने चेयरमैन PTA से सवाल पूछा कि क्या PTA का X अकाउंट चल रहा है, और अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, जिस पर चेयरमैन PTA ने कहा कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ तो इसके खात्मे के लिए PTA अपना X अकाउंट इस्तेमाल करता है, PTA VPN इस्तेमाल करता है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया अगर VPN बंद कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, जिस पर चेयरमैन PTA का कहना था कि VPN ब्लॉक नहीं किया जा सकता, लोगों के घर चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपने खुद लोगों को गलत रास्ते पर लगाया हुआ है, आपने X बंद किया, लोग VPN इस्तेमाल करना शुरू हुए। जब जस्टिस अली ज़िया बाजवा का कहना था कि आपका जो इस हवाले से 2 लाइनों का नोटिफिकेशन है कि X पर पाबंदी है, पाबंदी लगाकर PTA खुद X अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन PTA ने कहा मुझे माफ़ कर दे, PTA X इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुझे मेरे DG ने बताया, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इतने अहम अफसर होकर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। चेयरमैन PTA ने कहा कि अगर हम VPN बंद करते हैं तो IT इंडस्ट्री धड़ाम से गिर जाएगी, 25 अरब की सालाना एक्सपोर्ट्स का टारगेट हमने हासिल करना है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का कहना था कि आपने कहा कि अदालत हुक्म दे कि PTA X खोल दे, इसका मतलब है PTA से गलत काम हुआ है, PTA वाले अब अदालत का सहारा ढूंढ रहे हैं। वकील PTA ने कहा कि PTA ने कोई गलत काम नहीं किया, खुदा के लिए PTA को मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहराया जाए। चेयरमैन PTA का कहना था कि 2016 से सोशल मीडिया और वेबसाइट्स बंद होने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने YouTube को 4 साल के लिए ब्लॉक किया था। पाकिस्तान में विकीपीडिया, फेसबुक, टिकटॉक भी ब्लॉक हुए। PTA ने रूल 5 और 7 के तहत ही सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का कहना था कि आप इन रूल्स में दिखा दें कहाँ पाबंदी का जिक्र हुआ है, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। रूल्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने वाले लफ्ज़ की निशानदेही करें, सारे कवानीन पढ़ लें, कहीं भी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का जिक्र नहीं मिलेगा। आप हादसे तो रोक सकते हैं, पाबंदी नहीं लगा सकते, आप रियासत मुखालिफ मवाद तो रोक सकते हैं मगर प्लेटफॉर्म बंद नहीं कर सकते। हमें बताएं किस शख्सियत को तलब किया जाए, हमें इस डालना है। आपको सुनते और देखते हुए लगता है
कि आपको तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा, हमें इसका हल चाहिए, बताया जाए कि इसका हल क्या है और कौन हल करेगा। अगर आप कहेंगे कि जिम्मेदार काबीना है तो इसके सरबराह को तलब किया जाएगा। अब अदालत एक्स पर पाबंदी के हवाले से अपने जो है इस हवाले से कंसर्न शो कर रही है, संजीदा रिमार्क सामने आ रहे हैं और चेयरमैन पीटीए से भी सख्त सवालात पूछे जा रहे हैं। बहरहाल ये उम्मीद की जा सकती है कि अदालत के जरिए एक्स की बंदिश का मसला जल्द हल हो जाएगा, ये रिजॉल्व होगा और अल्टीमेटली ये प्लेटफॉर्म भी ओपन होगा और एक्सेसिबल होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। गुज़श्ता कुछ अरसे से आवाम को महंगी बिजली के कई झटके लगे हैं, लेकिन अब आवाम को इस हवाले से बड़ा मुमकिन रिलीफ मिलने जा रहा है। जैसा कि हुकूमत ने IMF से बिजली की कीमतों में कमी की तजवीज़ दी थी, उस तजवीज़ को ग्रीन सिग्नल मिल जाने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 23 मार्च को बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट की कमी का ऐलान मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि वज़ारत ख़ज़ाना और पावर डिवीजन हुक्काम बिजली मज़ीद 2 रुपये फ़ी यूनिट की कमी लाने के लिए मुख्तलिफ इख्तियारात पर गौर कर रहे हैं, जिन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से 23 मार्च को किए जाने वाले ऐलान से पहले हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक ये कमी अप्रैल 2025 से नाफिज होगी और सारिफीन को मई से कम बिल मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 रुपये फ़ी यूनिट की मजमूई कमी में 4 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट मुस्तकिल एडजस्टमेंट होगी। ये तब्दीली 6 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी, 16 IPPs के साथ पावर खरीदारी मुआहिदों में नजरसानी करके अमल में लाई गई है, जिसमें अमरीकी डॉलर को 168 रुपये पर फिक्स किया गया है। हुकाम का यह भी कहना है कि टैरिफ में कमी का हिसाब तेल की मसनूआत की कीमतों में के असरात को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा, जिन्हें बैनुल-अक़वामी मार्केट में 16 मार्च 2025 से कम किया गया था। मौजूदा तेल की कीमतों को बरकरार रखने का तखमीना माली असर तकरीबन 168 रुपये है, जो फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में 1 रुपये 30 पैसे की कमी में मदद देगा। IMF ने हुकूमत के लिए ये रिलीफ मंजूर करने पर इत्तफाक किया है, जिसमें तेल की कीमतों को 3 माह के लिए बरकरार रखने के फैसले को तस्लीम किया गया और अगर आलमी कीमतें मज़ीद कम होती हैं तो इसका माली असर 250 अरब रुपए तक पहुँच सकता है, लेकिन 1 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट का रिलीफ सिर्फ 1 माह के लिए दस्तयाब होगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत का मकसद 8 रुपये फ़ी यूनिट की कमी में से 6 रुपये की कमी को मुस्तकिल एडजस्टमेंट के तौर पर लागू करना है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि जुलाई 2025 से बिजली के बिलों से 35 रुपये की PTV फीस भी हटाए जाने का इम्कान है, क्योंकि आइंदा माली साल 2026 के बजट में हुकूमत PTV को अमली तौर पर चलाने के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने का मंसूबा रखती है। अब अगर 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में कमी होती है तो यकीनी तौर पर यह बड़ा रिलीफ होगा। मुतवस्सित तबका की ज़रूरियात जो है मुश्किल से पूरी करता है, वो भी किसी हद तक इस रिलीफ से फ़ायदा उठा सकेगा, एक ब्रीदिंग स्पेस तो मिलेगी। मुमकिन तौर पर 23 मार्च को ऐलानात मुतवक्के और उम्मीद करते हैं कि 23 मार्च को अगर वज़ीर आज़म साहब ये ऐसा ऐलान करते हैं तो इसमें आवाम के लिए कोई मस्बत खबर हो, अच्छी खबर हो और मैक्सिमम रिलीफ की खबर हो। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।